नमस्कार दोस्तों, शून्यकाल के आओ किताब पढ़ें के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम जिस किताब को पढ़ेंगे उस किताब का नाम है आरटीआई कैसे आई। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के लिए जो जन आंदोलन किया गया, उस जन आंदोलन की पूरी कहानी को लिखा है अरुणा रॉय ने। अरुणा रॉय भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के पूरे मसलों में बहुत जाना पहचाना नाम है। उनको अपने सामाजिक कार्यों के लिए रेमन मैक्स से अवार्ड भी मिल चुका है और भी कई प्रकार के अवार्ड्स उनको दिए गए हैं और वो बहुत जाना माना चेहरा है भारत के जन आंदोलनों का, पीपल्स मूवमेंट का और जन संघर्षों का। तो अरुणा राय जी ने ये किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी और इसका नाम था द आरटीआई स्टोरी। इसका अनुवाद किया पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने। 344 पेज की किताब है, 299 रुपए की है और राजकमल प्रकाशन ने इसको छापा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अरुणा राय जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी और 1975 में उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने राजस्थान के गांवों को अपना ठिकाना बनाया और यहाँ जनता के बीच में काम शुरू किया, सामाजिक बदलाव का काम शुरू किया, समाज सेवा का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया और पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से वो राजस्थान में रहते हुए और खास तौर पर आजकल भीम राजसमंद जिले में देवडुंगरी में रह करके जो मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाया, उस मजदूर किसान शक्ति संगठन ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के जो आरटीआई का पूरा मूवमेंट खड़ा किया, उस मूवमेंट की कहानी ये किताब कहती है। ये किताब राजकाज को पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए देवडुंगरी गांव से दिल्ली तक फैले जनसंघर्ष की कथा है। इसकी प्रस्तावना गोपाल कृष्ण गांधी जी ने लिखी है और गोपाल कृष्ण गांधी लिखते हैं कि यह सत्य के संधान, सत्य के बखान और सत्य के निर्वहन का एक घोषणा पत्र है। किताब के लिए बहुत खूबसूरत बात गोपाल कृष्ण गांधी जी ने लिखी है। भूमिका में अरुणा राय और एमकेएसएस कलेक्टिव इसलिए कि अरुणा जी का ये मानना है कि किताब भले ही उन्होंने लिखी है लेकिन ये जो काम है, पूरा काम एक सामूहिक काम है और उनका सामूहिकता में विश्वास है। इसलिए ये जो एमकेएसएस कलेक्टिव की तरफ से अरुणा राय लिखती हैं कि आरटीआई की ये कहानी आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक न्याय के स्तंभों को मजबूत करने में आम लोगों के अहम योगदान और उनकी जिंदगी का एक उत्सव है। ये लोगों की भावनाओं, उनके हास्यबोध, उनकी क्रियाशीलता और विचार पद्धति को पकड़ने का एक प्रयास है। ये पुस्तक इस बात को सामने रखती है कि व्यवहार और विचार दोनों ही जिंदगी की वास्तविकताओं से उपजने वाली चीजें हैं, जहां दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हमारा मानना है कि ये पुस्तक पाठकों के लिए एक कहानी तो है ही, साथ में व्यवहार से सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ने का अभ्यास भी है। आइए किताब का एक अंश पढ़कर देखते हैं। लोगों के बीच रहना कई कारणों से जरूरी था और अब भी है। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी के दायरे के भीतर रहते हुए जनता की समस्याओं को समझ सकते हैं। जनता की निगाह से किसी भी समूह के किए काम का मूल्यांकन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। काम और मूल्यों को साझा करने का यह एक बेहतर और व्यवहारिक तरीका है। देवडुंगरी आने से पहले ग्रामीण राजस्थान में 9 साल काम करने के बाद अरुणा को यह सबक मिला था। शंकर तो खैर इसी समझदारी के साथ बड़े हुए थे। देवडुंगरी आने वाले शुरुआती बाहरी लोगों में एक थी पत्रकार रजनी बख्शी। वे एक स्वतंत्र पत्रकार थीं और एमकेएसएस की अच्छी मित्र भी थीं। वे अक्सर अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रहती थी। उनका लिखा आरंभिक वर्षों का एक दस्तावेज बन चुका है। जाहिर है उनका लेखन यहाँ किए गए दौरों का निचोड़ है। देवडुंगरी, काले डामर वाली सड़क पर जिंदगी। अरावली श्रृंखला के उत्तरी छोर पर एक छोटी सी पहाड़ी थोड़ा अलग सी दिखती है।
उस पर खुरदरे पत्थरों और मिट्टी का बना एक मंदिर है। ये ग्राम देवता का मंदिर है। भीतर ग्राम देवता की मूर्ति एक व्यस्त रास्ते पर किसी पहरेदार की तरह तैनात है। ये रास्ता काफी पुराना होगा। मंदिर वाली इसी छोटी पहाड़ी को देवडुंगर कहते हैं। इसी की छांव में जो गांव बसता है वह देवडुंगरी कहलाता है। इसके पूर्वी छोर पर बिल्कुल ऊसर ढलान के नीचे एक असाधारण परिवार रहता है। मिट्टी और पत्थरों से बना इनका घर तमाम किस्म के अतिथियों की मेजबानी कर चुका है। इसकी रसोई के मिट्टी से लीपे हुए फर्श पर कभी किसी पड़ोसी को आप किसी आला नौकरशाह के साथ खाना खाते और बात करते पा सकते हैं, जो राजधानी जयपुर से यहाँ आया है। कभी यहाँ मुंबई से कोई पत्रकार आ जाता है तो कभी किसी पड़ोसी जिले का एक सीमांत किसान भी यहाँ हो सकता है। इन वर्षों में मैं अक्सर इस घर के सुख दुख को साझा करती रही हूँ। कभी कभार सामान्य दिनचर्या के बीच झाड़ू लगाते वक्त या बकरियों को चारा खिलाते वक्त मुझे एकदम से बापू कुटी का ख्याल हो आता है। दोनों में समानता बैठाना हालांकि मुश्किल है। बापू कुटी या वहां रहे ऐतिहासिक शख्स से इसकी कोई भी तुलना मेरे मेजबानों के लिए संकोचकारी होगी। ये तो सामान्य लोग हैं जो काम करते हैं, जीते हैं और जिंदगी को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। जैसा कि अजीत भट्टाचार्य जी लिखते हैं, इस घर का माहौल लोगों को देवडुंगरी खींच कर लाने लगा। आसपास के गांवों के लोग जल्दी यहाँ ऐसे व्यक्तियों से मिलने और समस्याएं साझा करने आने लगे जो अपनी साहसिक जीवन शैली का बखान करते हुए दुनिया भर से जुटाए नुस्खों और विचारों को लेकर यहाँ पहुंचते थे। यहीं शंकर सिंह ने शहरी अभिजात वर्ग से आए अपने दो मित्रों के साथ सपनों को ग्रामीण भारत की हकीकत से जोड़ने का काम किया। वे जहां जन्मे थे वह जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं थी। गांव के मुहावरों में गीतों, नाटकों और कठपुतलियों के सहारे नए विचारों को लोगों के बीच ले जाने की सलाहियत थी, जो भाषा की सरहदों को तोड़ती थी। हर शाम होने वाली चर्चा में इस पर विचार किया जाता था कि विरासत में मिले सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध कैसे किया जाए। यहाँ गरीबी और गैर बराबरी के बीच रहते हुए लगातार बहस मुबाहिसों के कारण बाहरी दुनिया के साथ उनका संपर्क तो बना हुआ था, लेकिन देवडुंगरी जैसी अलग थलग जगह को लेकर उनके दोस्तों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक किस्म की जिज्ञासा और थोड़ी चिंता भी थी। देवडुंगरी तक पहुंचना मुश्किल था। यहाँ तक न तो कोई रेलवे लाइन आती थी, न ही कोई हवाई अड्डा आसपास था। केवल सड़क के रास्ते यहाँ तक पहुंचा जा सकता था। चूंकि ये उदयपुर अजमेर राजमार्ग पर था, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, यहाँ के लिहाज से एक विशाल टीवी का पर्दा होता था जहाँ दूसरे भारत की तस्वीर दिखती थी। देवडुंगरी के लोग इस राजमार्ग से गुजरने वाली अलग अलग आकार व आकृति की कारों, कोचों, क्रेनों, लारियों और ट्रकों को बड़ी हैरत के साथ देखते थे। प्रतिष्ठित पत्रकार अजीत भट्टाचार्य जी और प्रभास जोशी मित्र थे। यहाँ अपनी पहली यात्रा के बारे में प्रभास जोशी जी लिखते हैं, जब मैं पहली बार देवडुंगरी आया तो मुझे वैसा ही आभास हुआ जैसा काफी पहले सेवाग्राम में बापू कुटी की यात्रा के वक्त हुआ था। भीम और देवडुंगरी हमारे लिए तब तक केवल नाम भर थे। ये उन तमाम अनजान जगहों की तरह हुआ करते थे जहां जाने का सौभाग्य हमें आज तक नहीं मिला। गर्मियों की एक दोपहर, हालांकि हम यहाँ एक जीप से पहुंच ही गए। 1 मई का दिन था। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर आकाश में सूरज आग बरसा रहा था और धरती खनन से फटी जा रही थी। जीप की खिड़कियों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और सीधे आंखों में लग रही थी। इतनी गर्मी में भी लोग काम कर रहे थे। कोई मकान बना रहा था, कोई खदान में खुदाई कर रहा था, तो कोई पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर निकाल रहा था। उस रात हम भीम से वापस देवडुंगरी लौट आए। हमने रोटी सब्जी खाई। अरुणा ने चूल्हे पर रोटी सेकी। फिर हम सब बाहर मिट्टी के चबूतरे पर सोने चले गए। अगली सुबह जब नींद खुली तो देखा कि सूरज गुलमोहर और बेगम बेलिया की लताओं के बीच देवडुंगरी के पार से झांक रहा था। डुंगरी मने पहाड़ और देव यानी देवनारायण जी, गुजरों के देवता, उनका मंदिर बाकी घरों की तरह मिट्टी की खपरेलों का बना था और फर्श व दीवारों पर भी बड़ी सफाई से मिट्टी लेपी हुई थी। हमारा स्नान घर एक झोंपड़े में था। वहां से निकलने वाला गंदला पानी बंसवाड़ी में जाकर गिरता था। पीछे मिट्टी के झोंपड़े में एक शौचालय था, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई गंद नहीं, किसी 5 सितारा होटल से भी बेहतरीन। ये प्रभास जी ने, अजीत भट्टाचार्य जी ने, रजनी बख्शी जी ने देवडुंगरी का जो मजदूर किसान शक्ति संगठन का अपना झोंपड़ा है उसके बारे में ये बयान किया। आज भी वो झोंपड़ा वैसा ही है। देवडुंगरी का जो घर है मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उस और सूचना के अधिकार की पूरी लड़ाई
को अगर समझना है तो मुझे लगता है कि अरुणा राय जी और MKSS कलेक्टिव द्वारा लिखी हुई ये किताब RTI कैसे आई जरूर पढ़ी जानी चाहिए।